नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में नंबर 1 एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द डायरेक्टेड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि कोई भी आपके पास किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर से जिस फ्लो से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी क्या है, इफ़ क्यू चार्ज फ्लो इन टाइम टी देन करंट। अगर देखो मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्यू चार्ज है वो टाइम टी में फ्लो करता है, तो हम आई को कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास आई हो जाएगा, आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू टी टेंस टू 0 एंड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्यू क्या है, चार्ज है कि कितना चार्ज है, और टाइम है आपके पास टी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास आई को कैसे लिखते हो? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी क्या है भाई? क्यू है आपका चार्ज, टी टाइम है। अभी देखो क्यू को लिख रखा है एन अपॉन एन ई। एन ई आपने क्यू इज इक्वल टू एन ई कैसे लिख दिया? इसने आपने पढ़ा होगा क्यू इज इक्वल टू एन ई लिख दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ पे आपका तो Q इज इक्वल टू एन ई कैसे आया? हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि जो कोई भी आपके पास चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल नंबर में फ्लो करता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू क्या आ गया? एन ई अपॉन में T। तो यहाँ पे N क्या है? आपका नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और E क्या है? आपका ना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम इसको, और टाइम हो जाएगा आपके पास T। ठीक है, अभी क्या बता रखे हैं? करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है आपके पास? हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, एंड आई इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए आपके पास कोई भी करंट फ्लो कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? वो फ्लो करेगा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि जब मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगा और नेगेटिव से अपोज करेगा वो हमेशा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और एसआई यूनिट जो है करंट की वो एम्पेयर है, और एम्पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एम पी। इसको मान लीजिए आपके पास जितना भी करंट है, ठीक है, उसको हम ए एम पी से लिख सकते हैं। अभी बात आती है 1 एम्पेयर की, कि 1 एम्पेयर को क्या लिखेंगे आप? 1 एम्पेयर क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर आपके पास कितने कुलाम्ब का, 1 कुलाम्ब का जब चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर, तब जो आपका करंट होगा वो 1 एम्पेयर कहलाएगा। यानी कि 1 सेकंड में अगर 1 कुलाम्ब चार्ज फ्लो करता है तो हम उसको बोल सकते हैं 1 एम्पेयर या फिर 1 कुलाम्ब पर सेकंड। ठीक है, अभी उसके बाद क्या आता है देखो, उसके बाद आता है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक मिनट, तो अभी आपके पास नेक्स्ट टर्म है आपके पास करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट इन द कंडक्टर टू द एरिया क्रॉस सेक्शन। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई भी क्रॉस सेक्शन का एक वायर है, ठीक है, उसके अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना, मान लीजिए आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का आपके पास कोई भी कंडक्टर है, जिसमें से अगर आपके पास 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है, तो उसका जो करंट डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एरिया अपॉन में, सॉरी, करंट अपॉन में एरिया। यानी कि जब आपके पास करंट है 2 और एरिया आपके पास ए, तो उसकी जो करंट डेंसिटी हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 2 आपके पास हो जाएगी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो आपके पास जो है करंट की यूनिट है एम्पेयर, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर होता है। उसके बाद आता है आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर। क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर। अमंग द सॉलिड्स ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर। क्या है कि जो जितने भी सॉलिड होते हैं हमारे पास, जो मेटल्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे पास, लगभग सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे आपके पास आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, और इसके अंदर अगर बात करें सबसे बेस्ट कंडक्टर की, तो आपके पास आता है सिल्वर। सिल्वर के अंदर जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है,
उसके बाद आता है लिक्विड कंडक्टर में। लिक्विड कंडक्टर में आपके पास लगभग नॉन, जितने भी आपके पास काफ़ी सॉल्यूशंस में कंडक्टिव भी होते हैं और नॉन कंडक्टिव भी होते हैं। इस कंडक्टिव में कैसे होता क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस विच कैन मूविंग ऑन अप्लाइंग फील्ड। जैसे कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जैसे आपके पास सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम जिसको, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो मूव करना चालू करता है। ठीक है, यही होता है। उसके बाद उसी के कारण जो है वो लिक्विड है, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जिस वेलोसिटी के साथ उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव किसकी तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। क्या है कि जब हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जिस वेलोसिटी के साथ आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ई टो अपॉन एम। इसको क्या, ये देखो ये क्या होता है। अभी इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको। टो क्या है, टो है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या बोलते हैं, जब मान लीजिए आपके पास कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये तो होता नहीं है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, उसका पूरे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा नहीं, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं तब तो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, क्या करते हैं, कोलिजन। और उस कोलिजन के दौरान उनकी जो वेलोसिटी है वो एक, उसमें एक कमी आती है, थोड़ा वो कम हो जाती है। तो जो टाइम है जिसमें उनकी वेलोसिटी जो कम हुई उसी को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अभी क्या है आपके पास ई, ये जो कैपिटल ई है, ये कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपके पास आगे मास है, ठीक है, मास, उसके बाद ई है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये था। अभी इसके बाद आगे क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे हम, देखिए, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई एन, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अभी इसके अंदर एन और ये जो टर्म्स मैंने लिखी हैं ये क्या क्या है, एन क्या है, एन आपके पास है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक स्पेसिफिक डेंसिटी में आपके इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर हैं, ये है एन की वैल्यू है। और ई है आपके पास उसके ऊपर चार्ज कितना है, ए है आपका जो कंडक्टर हमने लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी डी क्या है, वी डी जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी हम जो थोड़ी देर पहले पढ़े हैं जिसका नाम, जिसको हमने लिखा था ई कैपिटल ई टो बाय एम। ये कुछ डेरिवेशंस हैं जिनके लिए हम आप सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको ये डेरिवेशंस सीखने हैं तो आप वीडियोस को देख सकते हो उनको। ठीक है, अभी आगे क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमने अभी अभी पढ़ी है। करंट डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी जो आपका मीटर, कोई भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्पेसिफिक, उसके अंदर कितना एम्पेयर करंट फ्लो करता है, उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। फिर आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, देखिए, मोबिलिटी द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि वी डी अपॉन ई। ये क्या है, वी डी आपका है इलेक्ट्रिक जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ठीक है, अभी ई की वैल्यू है ये, ठीक है, और वी डी आपके पास ई की वैल्यू ये, वी डी की वैल्यू ये है, ठीक है, और ई क्या वैल्यू है ये है। तो हम म्यू निकालेंगे तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे इसकी जगह, तो ई टो अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई। क्या है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई। तो ई से ही हो जाएगा कैंसिल, तो म्यू क्या आ जाएगा आपके पास, ई टो बाय एम, हम म्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आपके पास जो आपका करंट मोबिलिटी था। ठीक है, उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है
ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए ओम्स लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की तरफ। अगर हम देखें तो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, न्यूमेरिकल्स भी इसके काफ़ी आते हैं। ओम्स लॉ होता क्या बच्चों? देखो ओम्स लॉ क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके कंडक्टर के अक्रॉस, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट फ्लो जो कर रहा है उसके अंदर से। मान लीजिए आपके पास कोई भी करंट है, उसके कंडक्टर है, उसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के, जो उस करंट में फ्लो, जो उससे फ्लो कर रहा है। इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई। क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो इसका हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो V और I का, तो जो I है इधर आ जाएगा और इधर V मान लेते हैं हम, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ऐसे क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है कि जैसे जैसे I की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ही V की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद कैसे लिख सकते हैं? देखो V इज इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है आपके पास। ठीक है, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे जो R है, आर इसको हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। वो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अभी देखो नो इफेक्ट ऑफ V एंड I ऑन R। क्या है? V और I का जो है R के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर V इंक्रीज करेगा तो I इंक्रीज करेगा, बट R रिमेन सेम। लेकिन जो R है, जो रेजिस्टेंस है, वो सेम रहता है। अगर हम देखें यहाँ से तो R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो V अपॉन I। क्या है? V अपॉन I। लेकिन जो R है वो इन दोनों का इंडिपेंडेंट है, इस R के ऊपर भी V और I का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि R जो है वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है जो आपका कंडक्टर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे आर का रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है V इज इक्वल टू V अपॉन में I। लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि V जो है, R जो है आपका, V और I दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो R होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट होता है। ठीक है, अभी क्या है इसकी यूनिट, SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है इसकी ओम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ग्रीक लेटर में ऐसे लिखा जाता है, ओम का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है वो हम पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये रो एल और ए क्या है? देखो रो एल ए, ये जो एल है क्या है? हमने अभी भी पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट मीन्स जो एरिया रेजिस्टेंस है वो एरिया के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास जितनी लंबी वायर है, आपके पास जितना लंबा कंडक्टर है, उसके अंदर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और हम उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं? उस जो आपका कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो है रेजिस्टेंस वो जो है वो घट जाता है। जब हम एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या है, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अभी हम इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ पे जो रो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या? जो आपका रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी जिसको हम किसी भी कंडक्टर का बोल सकते हैं। रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी होती है कि 1 मीटर स्क्वायर में, क्या है? 1 मीटर स्क्वायर में कोई भी कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्या करता है? 1 मीटर स्क्वायर के जो एरिया है या उसके अंदर आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना ऑफर किया जाता है किसी कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर पे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। अगर आपको अच्छा वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।